हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में। तो इसका हम लोग यूजेज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे और इसके डोज के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स, these are synthetic androgens with supposed higher anabolic and lower androgenic activity. Drugs are nandrolone, oxymethylone, stanozolone, methandione. The anabolic androgenic activity ratio is determined by injecting the drug is castrated rates and measuring in the increase in weight of levatorine muscles to that of ventral prostate. Anabolic The anabolic androgenic ratio of testosterone is considered as the anabolic selectivity of these steroids is modest with ratio between 1 to 3, the rate modern and probably still lower in men. The anabolic effects are similar to that of testosterone and are mediated through the same receptor as the androgenic effect. For all practical purpose, they are androgens. हमारा एनाबॉलिक जो स्टेरॉयड होता है वो सिंथेटिक एंड्रोजन होता है। मतलब कि इसको हम लोग लैब में बनाते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन जो मैन का हार्मोन होता है ये उसी के जैसा होता है और ये काम करता है। इसको हम लोग यूज करते हैं ये इसमें मसल बिल्डिंग में, और एथलीट जो दौड़ने वाले लोग होते हैं वो लोग भी लेते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और इससे मसल गेन होता है क्योंकि ये मेडिसिन क्या, ये इंजेक्शन क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है और इस तरह से ये वेट गेन कराता है। ये मसल जो जिमर लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं, और एथलीट जो दौड़ने वाले लोग होते हैं तो वो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसी स्टेरॉयड का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। So I developed the idea of how the realizing side effect androgen while retaining the anabolic effect, but the same adverse effect profile applies to these compounds. The 17 alkyl substituted compounds oxymethylone, stanozolol can produce jaundice. जो ऑक्सीमिथोलोन और स्टेनोजोलोल होता है वो जॉन्डिस करा सकता है। एंड वर्स लिपिड प्रोफाइल, और लिपिड प्रोफाइल जो होता है उसको और भी ज़्यादा ये बढ़ा देगा। ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ा देगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर सेम एज फॉर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है तो उसमें जो साइड इफेक्ट आपको दिखता है वही आपका सेम साइड इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलेगा, और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सेम उसी का होता है। और इसका साइड इफेक्ट कुछ रियलाइजिंग साइड इफेक्ट एंड्रोजेंस वाइल रिटर्निंग द एनाबॉलिक इफेक्ट, और जॉन्डिस करा सकता है, और लिपिड प्रोफाइल का जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी बढ़ा सकता है। इसलिए आप अगर इस इंजेक्शन को यूज करते हैं तो आप लिपिड प्रोफाइल को चेक कराते हैं ताकि उससे पता चल सके कि लिपिड प्रोफाइल में क्या गड़बड़ी देखने को आपको मिल रहा है, ताकि आप उसको करेक्ट कर सके। और इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो ये है कि एंड्रोजेंस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट एंड मेल। जो होता है प्रोस्टेट कार्सिनोमा, जो होता है प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और मेल ब्रेस्ट, लीवर एंड किडनी डिजीज इन सब में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में भी इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये क्या करेगा, लाइनाइजेशन ऑफ फीमेल फिटस। दिस शुड नॉट बी गिवन टू मैन एज्ड 65 ईयर ओल्ड। 65 ईयर से जिसका एज ज़्यादा है उसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंड दोज विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CHF बोलते हैं, ये हार्ट की एक बीमारी होती है, इसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंड्रोजन थेरेपी कैन वर्सन स्लीप एपनिया, माइग्रेन एंड एपिलेप्सी। और एंड्रोजन जो थेरेपी है ये अगर इस इंजेक्शन को आप लेते हैं तो ये आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है, और माइग्रेन करा सकता है, और एपिलेप्सी भी करा सकता है।
तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद यूजेज देख लेते हैं सबसे पहले। तो कैटाबोलिक status, acute illness, severe trauma, major surgery, etc. are attained by negative and balanced anabolic steroids can reduce and to loss over short periods, but long-term benefits are questionable. They may cause a transient response in the elderly, undernourished, or debilitated individuals, but controlled studies have failed to demonstrate a difference in the total weight gained. However, short-term use may be made during convo- convalescence for the sense of well-being and improvement in appetite caused by such treatment. तो ये इसका यूज जो है हम लोग कैटाबोलिक स्टेरॉइड जैसे कि हम लोग मसल बिल्डिंग में करते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन का सिंथेसिस को ये बढ़ा देता है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। और एक्यूट इलनेस और इसमें भी यूज करते हैं। उसके बाद सीवियर ट्रॉमा में हम लोग यूज करते हैं, वो जो मेजर सर्जरी में यूज करते हैं। इन सब चीज़ों में इसका यूज करते हैं और इसका यूज ऑस्टियोपोरोसिस में भी करते हैं हम लोग। जैसे कि दूसरा नंबर पर आ गया हमारा इसका यूज जो है वो है osteoporosis in elderly males and that occurring due to prolonged embolization may respond to anabolic steroids, but bisphosphonates are more effective and are the preferred drug. हम लोग इसको ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है ऑस्टियोपोरोसिस का वो है बिस्फोफोनेट्स। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो इसका यूज करते हैं वो है सब ऑप्टिमल ग्रोथ इन बॉयज यूज इन कंट्रोवर्शियल somatropin is better option big aspects in linear growth can be induced by anabolic steroids, but this probably does not make a difference in the final stage except in hypogonadism. Use for more than 6 months is not recommended. Premature closure of epiphysis and shortening of ultimate stature में result। इसका यूज जो करना है सब ऑप्टिमल ग्रोथ में कराने के लिए, तो इसमें हम लोग 6 महीने से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस एंड शॉर्टनिंग ये करा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हाइपोप्लास्टिक हेमोलाइटिस एंड मेलिग्नेंसी में इसका यूज करते हैं। एसोसिएटेड एनीमिया में यूज करते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्रॉपरली सिलेक्टेड पेशेंट रिस्पॉन्ड टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड्रोजन्स बाय एन इंक्रीज इन आरबीसी हेमोग्लोबिन परसेंट, हाउएवर एरिथ्रोपोएटिन थेरेपी इज मोर इफेक्टिव। उसके बाद टू एनहांस फिजिकल एबिलिटी इन एथलीट्स when administered during the period of training, androgens anabolic steroids can increase the strength of exercised muscles. However, the effects are mostly short-lived in the magnitude of improvement in performance is uncertain except in women. This is considered illegal and anabolic steroids are including in list of dope tests performed on athletes before competitive games. तो इसका यूज एथलीट करता है दौड़ने वगैरह फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और मसल को बिल्ड करने के लिए इसका यूज करता है, लेकिन ये इलीगल है। ये लीगली नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई भी गेम के जाएंगे तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है, डॉप टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर वो करा के पता कर सकता है कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज किया है या नहीं। तो आप लोग जो भी एथलीट्स है वो अगर नॉर्मली अगर वो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो वो यूज कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर वो गेम में जा रहा है वो तो कोई भी गेम में जाने के लिए ये लीगल नहीं है, इसको इलीगल किया गया है। कोई भी ये गेम जैसे हो गया दौड़ने वाला हो गया और बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है जिसमें कि जीतने या हारने वाला खेल होता है, तो उसमें ये यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डॉप टेस्ट अगर कराएगा तो फिर वहाँ पर पता चल जाएगा कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज किया है, तो वहाँ पर फिर गेम से बाहर कर देगा। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन एंड डोज के बारे में इसको बात कर लेते हैं। तो मिथानडाइनॉन 2.2 mg से लेकर 5 mg तक ये मार्केट में मिलता है और इसको आप यूज कर सकते हैं दिन में 1 बार या तो दिन में 2 बार भी आप ऑरली यूज कर सकते हैं। और चिल्ड्रन को अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बात किया था ऑप्टिमल ग्रोथ के बारे में, तो आप अगर उसमें लेना चाहते हैं तो आप इसको यूज करेंगे 0.404 mg
पर केजी पर डे के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। और इंजेक्शन में आप देंगे तो 25 mg को इंट्रामस्कुलर आपको इंजेक्शन लगाना है और इसको लगाना है सप्ताह में 1 बार। जो कि और इसका जो ब्रांड नेम है वो है एनाबोलिक्स, जो कि 2 mg में आता है, 5 mg में आता है टैबलेट फॉर्म में, और जो सिरप में आता है वो है उसमें होता है 2 mg पर ml में 2 mg रहता है। सिरप या ड्रॉप फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को। इंजेक्शन में 25 mg होता है पर ml में। तो आप इंजेक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो वीकली सामने 1 बार देना है इंजेक्शन को। और उसके बाद जो दूसरी दवाई है वो है नेंड्रोलॉन फिनाइल प्रोपियोनेट, जो कि 10 mg से लेकर 50 mg के बीच 50 mg तक आता है। और इसका चिल्ड्रन में 10 mg देना है, और चिल्ड्रन में 10 mg इंट्रामस्कुलर देना है वंस और ट्वाइस, 1 सप्ताह में 1 बार या तो 2 बार ही इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है ड्यूराबोलिन के नाम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरी दवाई है वो है नेंट्रोलॉन टिकानोएट, 25 mg से 100 mg में आता है ये। और इसको देना है आपको इंट्रामस्कुलर एवरी 3 वीक से, और इसको देना है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, इसको 3 सप्ताह में 1 बार देना है। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है डिका ड्यूराबोलिन, और इसका जो इंजेक्शन है वो 25 mg 100 mg पर ml में होता है। और जो हमारी चौथी दवाई है वो है हमारा ऑक्सीमिथोलॉन, जो कि 5 mg से 10 mg में आपको मिल जाएगा। और इसका जो चिल्ड्रन का डोज है वो है 0.1 mg पर केजी। आप इसको चिल्ड्रन को के बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके दिन में 1 बार दे सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है एड्रॉइड, और इसका 5 mg का टैबलेट इस ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो हमारा आखिरी मेडिसिन, और आखिरी नहीं है और एक बाकी है, और हमारा जो चौथा नंबर पर मेडिसिन है वह है ऑक्सीमिथोलॉन, जो कि 5 mg से, ये तो मैंने बता दिया आपको। और उस हमारा जो छठी दवाई 5वीं दवाई है वो है स्टेनोजोलोल, जो कि 2 mg से लेकर 6 mg पर डे आप इसको दे सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है मेनाबोल न्यूराबोल टेंजोल, टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स विथ एनी अदर ड्रग्स इज बैंड इन इंडिया। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड में कोई भी मेडिसिन अगर कंबाइन होकर आता है तो ये दवाई को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में बैन है। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जितनी चीज़ें बताई वो सब समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़ एवरीवन।